क्यों था सिल्क रूट भारत के लिए सबसे जरूरी रास्ता? एंशिएंट सिल्क रूट और सिल्क रोड। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनकी पहचान सदियों पुरानी होती है। यूं तो दुनिया में करोड़ों सड़कें हैं, जिनमें हजारों सड़कें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक है, लेकिन जो नाम, जो पहचान, जो शोहरत, जो प्रसिद्ध सिल्क रोड को मिली, दुनिया में किसी रोड को ये आन बान शान, ये मेडल नहीं मिला है। दरअसल ये वो सड़क थी जो ईस्ट को वेस्ट में जोड़ती थी, और ये सिर्फ सड़क ही नहीं थी बल्कि कल्चरल एक्सचेंज की भी रोड थी। पर क्यों आज भी सड़क को लेकर चीन और भारत में विवाद होता रहता है? क्या है सिल्क रूट की पूरी कहानी? क्यों है ये भारत के लिए इतना जरूरी? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। सिल्क रोड क्या है? इतिहास में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने अस्तित्व और महत्व की वजह से अमर हो जाती हैं। वैसे तो बहुत सी हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रोड्स और आर्टिफैक्ट्स जो फेमस हैं, लेकिन एक ऐसी भी सड़क है जिसने इन सब के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है, और वो है सिल्क रूट। ये पुराने समय में ईस्ट और वेस्ट जगत को जोड़ने वाले मेजर ट्रेड रूट्स का जाल था, जिसे हम नेटवर्क और ट्रेड रूट बोल सकते हैं। इस सिल्क रूट की शुरुआत चाइना के हान साम्राज्य में हुई थी। इस रूट ने ईस्वी सन पूर्व 130 से लेकर ईस्वी सन 1453 तक व्यापार को जोड़े रखा। इस रूट को सिल्क रूट नाम देने का श्रेय जर्मन जियोग्राफर और ट्रैवलर फर्डिनेंड वैन रिच्टहोफेन को जाता है। इस सिल्क रोड पर वेस्ट से ईस्ट और ईस्ट से वेस्ट में व्यापार होता था। आपको बता दें कि सिल्क रोड का जमीनी हिस्सा 6500 किलोमीटर लंबा था। व्यापारिक नजरिए से चीन रेशम चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भेजता था, तो वहीं भारत मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर भेजता था। वहीं रोमन से सोना चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन। हालांकि कई ट्रेड रूट्स पहले के समय में मौजूद थे जो मुख्य सिल्क रूट से जुड़ते थे और नमक से सोने तक के अलग अलग वस्तुओं में कारोबार करते थे। लेकिन विश्व इतिहास में सिल्क रूट का सबसे बड़ा योगदान कुछ वस्तुओं का व्यापार नहीं था, बल्कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच आइडियाज, आर्ट और विज्ञान का एक्सचेंज था। ये दुनिया की पहली इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे थी, और इस रास्ते पर जल और थल दोनों ही रास्तों के जरिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। जैसे कि यूरोप से ग्रीक कला भारत में आई, जबकि भारत से बौद्ध धर्म सिल्क रूट के माध्यम से दुनिया में पहुंचा था। फाहेन, जॉनजैंग और दूसरे लोगों ने इस प्राचीन मार्गों से भारत का दौरा किया, और मार्को पोलो ने रेशम मार्ग से सफर करते हुए चाइनीज सिविलाइजेशन की भव्यता देखी थी। अरबों ने भारत और चीन से गणित और मेडिसिन का ज्ञान लिया और बीजगणित जैसे नए साइंस को लाने का काम किया था, जिन्हें यूरोप ने उचित समय पर अपनाया, और सिल्क रूट के साथ नए शहर और साम्राज्य बढ़ते गए। दुनिया के इतिहास को इस रास्ते के साथ फिर से आकार दिया गया, और दुनिया की आबादी ने पहली बार बड़े पैमाने पर विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया था। विश्व की पॉपुलेशन की हैबिट्स, कल्चर्स और लिवलीहुड्स अलग अलग जगहों से लाए गए ज्ञान और विचारों से इन्फ्लुएंस थी। सिल्क रूट का आगमन विश्व इतिहास की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक है। एशिया और यूरोप के लगभग सभी प्राचीन व्यापार मार्ग किसी समय सिल्क रूट के साथ मर्ज हो गए, और व्यापार मार्गों का पूरा नेटवर्क दुनिया का पहला कल्चरल फेनोमेनन बन गया था। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सिल्क रूट को सिल्क रूट ही क्यों कहा जाता है? कैसे मिला था इसे ये नाम? आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिल्क रोड नाम है तो इन मार्गों पर केवल सिल्क की ही ट्रेडिंग होती थी, बल्कि ये रोड चीन को अनेक भागों से जोड़ता था, और अलग अलग तरह की चीजों का इस मार्ग के जरिए व्यापार किया जाता था। इस रूट के जरिए दुनिया के अनेक देश आपस में जुड़े हुए थे। ऐसा भी नहीं है कि सिल्क रूट के तहत सिर्फ थल मार्ग आते थे। इस कॉरिडोर के जरिए जल और थल दोनों ही मार्गों के जरिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी, और ये ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका और सदर्न यूरोप तक व्यापार मार्ग को बढ़ाया था। जर्मन जियोग्राफर और ट्रैवलर फर्डिनेंड वैन रिच्टहोफेन ने इस मार्ग को सिल्क रूट का नाम दिया था। इसका नाम चीन के रेशम के नाम पर पड़ा, जिसका व्यापार इस मार्ग की मुख्य विशेषता थी। तो ये तो था कि सिल्क रूट क्या था। आइए अब जानते हैं सिल्क रूट के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। सिल्क रूट के बारे में कुछ अनसुनी बातें। सिल्क रोड सिर्फ एक सड़क ही नहीं थी, बल्कि एक नेटवर्क था जो पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका में फैला हुआ था। सिल्क रोड नाम का इस्तेमाल इसके एग्जिस्टेंस के समय नहीं किया गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी में जर्मन जियोग्राफर फर्डिनेंड वॉन रिच्टहोफेन द्वारा गढ़ा गया था। आपको बता दें कि रेशम मार्ग सिर्फ चीनी और रोमन लोगों के लिए ही नहीं था, बल्कि कई दूसरी संस्कृतियों
और सभ्यताओं के लिए भी था, जैसे फारसियों, भारतीयों और अरबों के लिए। साथ ही ये अनुमान लगाया गया था कि सिल्क रोड का इस्तेमाल 2000 से ज्यादा वर्षों के लिए किया गया था। लगभग दूसरी शताब्दी ईसी पूर्व से 14वीं शताब्दी ईसवी तक सिल्क रोड को अपने पूरे इतिहास के विभिन्न एम्पायर और किंगडम्स द्वारा कंट्रोल किया गया था, जिसमें हान राजवंश, पार्थियन साम्राज्य, ससानिद साम्राज्य और मंगोल साम्राज्य शामिल थे। सिल्क रोड का मॉडर्न वर्ल्ड के डेवलपमेंट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें प्रेजेंट डे इकोनॉमिक्स, कल्चर्स और टेक्नोलॉजीज को प्रभावित करने वाले मार्ग के साथ साथ कई वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान हुआ था। क्या आप जानते हैं कि सिल्क रोड ही अरब से एशिया और यूरोप में इस्लाम के प्रसार का एक प्रमुख मार्ग था। 15वीं और 16वीं शताब्दी में समुद्री व्यापार में बढ़ोतरी और खोज की यूरोपीय यात्राओं के साथ रेशम मार्ग का महत्व कम हो गया था। आइए अब जानते हैं सिल्क रोड के इतिहास के बारे में। कैसे बना था सिल्क रोड? ओरिजिनल सिल्क रोड की स्थापना हान राजवंश के दौरान एक चीनी अधिकारी और डिप्लोमेट जांग क्वायान ने की थी। एक डिप्लोमेटिक मिशन के दौरान चीन से मध्य एशिया तक दूसरे रास्तों से भागने और उनका पीछा करने से पहले अपने पहले अभियान पर क्वान को 13 साल के लिए पकड़ लिया गया और हिरासत में लिया गया। सिल्क रूट की उत्पत्ति चीन में हान राजवंश में देखी जा सकती है, जब सम्राट वू ने पड़ोसी क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने के लिए दूतों को पश्चिम की ओर भेजा था। इन शुरुआती व्यापार मार्गों का मुख्य रूप से रेशम जैसी लग्जरी गुड्स के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो भूमध्य सागरीय और यूरोप में हाई डिमांड में था। जैसे जैसे व्यापार का विस्तार हुआ और नए मार्ग स्थापित हुए, रेशम मार्ग पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया, जिससे गुड्स, आइडियाज और कल्चर के आदान प्रदान में सुविधा हुई। पॉपुलर बिलीफ के बावजूद ग्रेट सिल्क रोड एक कंटिन्यूअस रोड नहीं था, बल्कि इसमें अलग अलग देशों से गुजरने वाले कारवां के लिए कई रास्ते शामिल थे। उत्तरी सड़क तरीम नदी के किनारे टिएन शान रेंज के बगल से गुजरी, फिर ये मध्य एशियाई के पहाड़ों में फरगना घाटी में चली गई और फिर वोल्गा नदी के साथ सड़क नॉर्दर्न ब्लैक सी रीजन में ग्रीक कॉलोनीज तक पहुंच गई थी। आपको बता दें कि मेन हाईवे सदर्न रोड था, जो सेंट्रल एशिया में पामीर माउंटेन रेंज के माध्यम से अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के माध्यम से रोमन तक जाती थी। और फिर ये सड़क 2 दिशाओं में बट गई थी, जिनमें से एक सीरिया तक, दूसरी अर्मेनिया के लिए थी। इस यात्रा का समुद्री हिस्सा मिस्र, अलेक्जेंड्रिया में लाल सागर में शुरू हुआ और हिंद महासागर भारत के पश्चिमी तटों तक गया और फिर अमू दरिया नदी के पार कैस्पियन सागर तक सड़क ने बैक्ट्रिया का नेतृत्व किया था। फिर ये रास्ता अजरबैजान, आर्मेनिया और इबेरिया, जिसे आज जॉर्जिया के नाम से जाना जाता है, को पार कर ब्लैक सी में चला गया, फिर रोम की ओर बढ़ गया था। इसलिए सिल्क रोड के मुख्य देश चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया थे। आइए अब हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें इन रास्ते के जरिए एक देश से दूसरे देश तक भेजा जाता था। रेशम के अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के व्यापार के लिए ये रास्ता महत्वपूर्ण था। ये चीन से अदरक, ताह के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन और रेशमी कपड़े शामिल थे। वहीं भारत से फारसी खजूर, पिस्ता और फारस के केसर, लोबान और लोहबान सोमालिया से, मिस्र से कांच की बोतलें, कोकेशियान स्टेपी के जानवरों के फर, ईस्ट इंडिया से मसाले, रोम निर्मित कांच की माला शामिल थी। साथ ही में शानदार रेशम मार्ग के साथ एक भयानक दास व्यापार भी हुआ। कैसे दुनिया भर में फैला सिल्क रोड? हान राजवंश, जो कि 2006 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक था, के दौरान चीनी सरकार ने सिल्क रोड व्यापार मार्गों को एक्टिवली बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना शुरू किया था। उन्होंने सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया, रूट्स के साथ गैरिसन स्थापित किए और मध्य एशियाई और भूमध्य सागरीय दुनिया में डिप्लोमेटिक मिशन भेजे थे। इससे ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ और रूट्स के साथ शहरों का विकास हुआ था। चीन के दूसरे शासक हान वंश के शासनकाल को सिल्क रोड का स्वर्णिम काल कहा जाता है। सिल्क रोड की शुरुआत और विकास इनके राज्यकाल में ही सबसे ज्यादा हुआ था। इनके शासनकाल के दौरान सिल्क रोड के जरिए न केवल व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान किया जाता था, बल्कि ये सेनाओं के एक जगह से दूसरे जगह जाने का भी सबसे आसान रास्ता था। इसी काल में द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण हुआ। चीन और भारत के भी शक्तिशाली राज्यवंश सेंट्रल एशिया में अपने सैनिक भेजकर वहां के शासकों को अपने राज्य में मिलाने पर मजबूर कर देते थे। भारत की तरफ से अंतिम फौज की टुकड़ी सिल्क रोड के जरिए तब भेजी गई थी जिस समय हान वंश के शासकों के बुरे दिन चल रहे थे। उन्हें बचाने के लिए भारत के शासकों ने 1 सेंचुरी एडी में सैनिकों की टुकड़ी भेजी थी। 3री शताब्दी ईस्वी में हान राजवंश के पतन के कारण चीन का विखंड यानी कि फ्रेगमेंटेशन शुरू हुआ और सिल्क रोड का पतन हुआ।
हालांकि मध्य एशिया को कंट्रोल करने वाली खानाबदोश जनजातियों के प्रोटेक्शन में व्यापार फलता फूलता रहा था। 17वीं शताब्दी ईसी में इस्लामिक खलीफा के आगमन ने रेशम मार्ग में नई ऊर्जा लाई, क्योंकि इस्लामी साम्राज्य ने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया था। 12वीं और 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य ने एशिया और यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर जीत हासिल कर ली थी और एक यूनिफाइड गवर्नमेंट की स्थापना की, जिसने सिल्क रोड को कंट्रोल किया था। इससे व्यापार का रिवाइवल हुआ और बुखारा, समरकंद और काशगर जैसे शहरों का विकास हुआ। हालांकि सिल्क रोड की गिरावट 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ के आगमन के साथ शुरू हुई, जिसने यूरोप और एशिया की आबादी को तबाह कर दिया। समुद्री व्यापार का उदय और अमेरिका के माध्यम से एशिया के नए व्यापार मार्गों की खोज ने भी सिल्क रोड के पतन में योगदान दिया था। सिल्क रोड के जरिए चीन के शासकों ने 618 से 908 ईस्वी तक मजबूत रूप से सेंट्रल एशिया पर शासन किया था। सिल्क रोड ने उस समय से ही चीन, कोरिया, जापान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, यूरोप और अरेबिया में सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इस कॉरिडोर के माध्यम से धर्म, तकनीक, संस्कृति और समस्याओं के रूप में बीमारियों का भी एक देश से दूसरे देश में जाना हुआ करता था। सिल्क रोड और भारत पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान रेशम मार्ग ने एक जरूरी व्यापार मार्ग के रूप में कार्य किया था। इसने कंबोज साम्राज्य को जोड़ा, जो मॉडर्न अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान को एंशिएंट सेटलमेंट से जोड़ता है। भारत के पास सिल्क रूट से जुड़े 3 संभावित रास्ते थे। रेशम मार्ग को आखिर में 3 मार्गों से जोड़ा गया था। पहला जो हड्डा कपीसा और बामियान से होकर जाता था, दूसरा श्रीनगर, गिलगित और काराकोरम रेंज से होकर गुजरता था और आखिरी रास्ता पुरुषपुरा से होकर गुजरता था। इन रास्तों का इस्तेमाल विदेशियों और भारतीयों दोनों द्वारा ट्रेड और पिलग्रिमेज के लिए किया जाता था। उत्तरापथ से यूनान और बर्मा होते हुए रेशम मार्ग को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है। दक्षिण पश्चिमी चीन के साथ व्यापार इसी मार्ग से होता था। ये राजा व्यांग किन की कहानी से डेमोन्स्ट्रेट होता है, जिन्होंने गांधार बाजार में बेचे जाने वाले दक्षिण पश्चिम चीन के कपड़े और बांस की खोज की थी। उन्होंने पर्सनल रिसर्च के माध्यम से पता लगाया कि इन प्रोडक्ट्स को यूनान, बर्मा से पूर्वी भारत में बंगाल तक पहुंचाया गया था, जहां बाद में उन्हें अफगानिस्तान और भारत के रास्ते उत्तरापथ से बैक्ट्रिया तक पहुंचाया गया था। ये रेशम नहीं था जो इस मार्ग से ले जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी, बल्कि धर्म था। सड़क की नॉर्दर्न ब्रांच के साथ बौद्ध धर्म भारत से चीन और मध्य एशियाई देशों में चला गया था। क्या सिल्क रोड का अभी भी होता है इस्तेमाल? सिल्क रोड वर्तमान में उसी तरह इस्तेमाल में नहीं है जैसा कि ऐतिहासिक रूप से था। हालांकि सिल्क रोड शब्द का इस्तेमाल अब अक्सर प्राचीन मॉडर्न रिवाइवल के साथ चीन और देशों के बीच व्यापार और इकोनॉमिक टाइज के लिए किया जाता है। दुनिया भर में अपनी बादशाहत को फिर से कायम करने के लिए चीन ने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नाम पर नया सिल्क रोड बनाने का काम शुरू किया है। अब चीन 900 अरब डॉलर के भारी भरकम बजट की मदद से इसी रेशम मार्ग को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कई सालों तक पूरी दुनिया पर एक छत्र राज किया जा सके। इसके लिए चीन पानी की तरह से पैसा बहा रहा है और भारत के करीबी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है। सिल्क रूट के जरिए चीन की ओर से हो रही इस घेराबंदी का करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी अपने प्राचीन हथियार में फिर से धार देना शुरू कर दिया है। भारत प्राचीन समय में प्रचलित मसाला रूट को फिर से गति दे रहा है। चीन ने नए सिल्क रूट की मदद से जहां न केवल अपने आर्थिक और एनर्जी इंटरेस्ट को सुरक्षित कर रहा है, वहीं भारत जोरदार घेराबंदी भी कर रहा है। चीन के दबाव के आगे झुकते हुए श्रीलंका ने भारत के विरोध के आगे भी पिछले दिनों जासूसी जहाज को अपने यहाँ रुकने की मंजूरी दे दी थी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में चीन के डेडली वॉरशिप्स और पनडुब्बियां इस इलाके में अपनी गश्त को बढ़ाने जा रहे हैं। इसी खतरे को देखते भारत ने प्रोजेक्ट मौसम शुरू किया है। भारत अब गल्फ कंट्रीज के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को नई ऊंचाई दे रहा है, जहां लाखों की तादाद में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। ये भारतीय कामगार अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा हर साल भारत भेजते हैं। सिर्फ आमोन में भी 7 लाख से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। भारत आमोन के साथ अपने सैन्य रिश्ते को भी मजबूत कर रहा है। भारत और यूएई के बीच अभी हर साल 60 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसे अगले 2 साल में बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी के शासनकाल में यूएई के साथ बहुत करीबी रिश्ते हो गए हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री यूएई गए भी थे। यही नहीं, यूएई में 34 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का 38% है। भारत में नीदरलैंड के राजदूत रह चुके फोन्स स्टोलिंग ने एक ट्वीट करके अडानी ग्रुप के इजराइल के हाइफा बंदरगाह को खरीदने के कदम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत अपना खुद का नया सिल्क रूट, जिसे अब नया स्पाई रूट कहिए, इजराइल,
दुबई और आबू धाबी की मदद से बना रहा है। अडानी पोर्ट ने जो इजराइल के हाइफा बंदरगाह का एक्विजिशन किया है वो बहुत ही जरूरी है। ये बहुत चालाकी से उठाया गया कदम है। भारत के इस कदम की यूं ही तारीफ नहीं हो रही है, इसकी बड़ी वजह भी है। भारत में सबसे बड़े निजी बंदरगाह मुद्रा को संचालित करने वाले अडानी ग्रुप ने पिछले दिनों इजराइल के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह हाइफा का 1.18 अरब डॉलर में एक्विजिशन किया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि इस बंदरगाह की मदद से हम यूरोप के बंदरगाह क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकेंगे। इसमें पश्चिमी एशिया का विशाल बाजार भी शामिल है। अडानी समूह ने कहा है कि इसके लिए वो भारत में अपने पोर्ट से हाइफा के बीच एक रणनीतिक व्यापार लेन को विकसित करेगी। कंपनी का मानना है कि इजराइल उसके लिए इजराइल और पश्चिमी एशिया से जोड़ने का रास्ता साबित होगा। भारत का इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात से बहुत करीबी संबंध है। ये दोस्ती अब भारत के मसाला रूट का प्रमुख मार्ग साबित होने जा रही है। दरअसल चीन के सिल्क रूट को लॉन्च करने के बाद अब समुद्र में, खासतौर पर हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की होड़ लगी हुई है। भारत चीन के सिल्क रूट को टक्कर देने के लिए प्राचीन मसाला मार्ग पर दांव लगा रहा है। यही वजह है कि भारत ओमान के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है, जो मसाला मार्ग का प्रमुख पड़ाव था। भारत के केरल राज्य से मसाले ओमान के मस्कट तक जाते थे। भारत से मसाले खरीदकर अरब व्यापारियों ने भी जमकर पैसा कमाया था। ओमान साम्राज्य भी भारत से मसाले आयात करता था। केरल से मसालों का निर्यात 600 ईसा पूर्व तक पुराना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।